हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग। कुहू इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। हम लोग गैसेस स्टेट पढ़ रहे हैं, गैसीय अवस्था, और उसके अंदर हम लोगों ने ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, ग्राम्स का जो विसरण का जो दर है, जो नियम है, वो हम लोगों ने पढ़ लिया। ठीक है, अब उसके अंदर हम लोगों को उसको मॉडिफाई करना था। मैंने आपको बताया कैसे मॉडिफाई करेंगे। ठीक, तो वापस से एक शॉर्ट रिविजन है कि ग्राम्स लॉ क्या होता है बच्चों, कि ये दो कंटेनर है इस तरीके से, मान लीजिए आपस में इस तरीके से जुड़े हुए हैं। ठीक है, और यहां पर लगा हुआ है स्टॉप कॉक इस तरीके से, और इसमें भरी हुई है O2 गैस और N2 गैस, इसमें भरी हुई है। चलो इसमें एक काम करो, इसमें सिर्फ O2 गैस भर लो। अभी के टाइम पे सिर्फ यहां पर O2 गैस भरी हुई है, उसका प्रेशर है यहां पर 3 atm। O2 गैस जिसका प्रेशर है यहाँ पर 3 atm, और इसमें भरी हुई है N2 गैस जिसका प्रेशर है 5 atm। ठीक है, और इन दोनों कंटेनर के बीच में, दोनों बीकर के बीच में एक यहाँ पर स्टॉप कॉक लगा हुआ है, मतलब N2 गैस इधर इधर है और O2 गैस इधर इधर है। ठीक है, अब क्या हो कि ये स्टॉप कॉक मैं हटा दूं, हटाने पर ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। ठीक है, इसको मैंने हटा दिया। अब हटाने पे होगा क्या कि ऑक्सीजन गैस भी इधर की साइड जाएगी, और ये यहां पर जो N2 गैस है ये भी इधर की साइड जाएगी। मतलब दोनों गैसें आपस में क्या होंगी, इंटरमिक्स होंगी। दोनों गैसें आपस में मिलेंगी, मतलब इसके अणु उसके अंदर जाएंगे, उसके अणु इसके अंदर जाएंगे, मतलब इसके अणु भी इसके अंदर विसरण कर सकते हैं, इसके अणु भी इसके अंदर विसरण कर सकते हैं, मतलब एक दूसरे के अंदर डिफ्यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने यहां पर क्या कर दिया, स्टॉप कॉक हटा दिया। जैसे स्टॉप कॉक हटाऊंगा तो गैसें इधर की साइड आना जाना शुरू कर देंगी, और ये कब तक आएंगी जाएंगी, जब तक यहां पर साम्यावस्था नहीं आ जाती। किसकी? दाब की। कैसे? कि यहां पर O2 जो है 1.5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा, और इधर की तरफ भी O2 कितना रहेगा, 1.5 atm। ठीक है, इधर की तरफ N2 रहेगा 2.5 atm, और इधर की तरफ भी N2 क्या रहेगा, 2.5 atm। ये तब तक एक दूसरे को विस्तृत करती रहेंगी, एक दूसरे में विसरण करती रहेंगी, मिश्रित होती रहेंगी, जब तक कि इनके दाब दोनों तरफ क्या हो जाए, समान ना हो जाए। ये N2 यहां पे 5 atm था, तो इतना ही atm प्रेशर यहां पे लग जाएगा। किसका? गैसेस का। ठीक है, जो गैस ये भरी हुई है N2, इसका आधा कितना होगा, 2.5। तो 2.5 इधर भी होगा, 2.5 इधर भी होगा, तब तक ये विसरण करती रहेंगी। O2 का इधर 3 है, तो इधर की साइड 1.5, इधर की साइड 1.5, तब तक ये विसरण करती रहेंगी, तब तक एक दूसरे में डिफ्यूज होती रहेंगी। ठीक है, तो इसी को हम लोग ग्राम्स का डिफ्यूजन लॉ बोलते हैं। क्लियर? कि यहां पर डिफ्यूज करने की जरूरत क्यों पड़ती है उनको, ताकि वो साम्यावस्था में आ सके। ठीक है भाई, एक बलून है, और बलून के अंदर अगर मैं होल कर दूं, तो उस होल से क्या निकलेंगी, गैसें निकलेंगी बाहर। तो गैसेस एक्चुअल में क्या अंदर भरी हुई है, कोई सी भी हीलियम गैस भर लो। अब वो हीलियम गैस बाहर की गैस के साथ में, एटमॉस्फेयर की जो एयर है उसकी गैस के साथ में क्या होंगी, डिफ्यूज होंगी, इसलिए तो बाहर निकल रही, वरना वहीं नहीं रह रहती। वो जो बलून है, वो बलून के अंदर होल करते हुए गैस बाहर क्यों निकल रही है, क्यों? क्योंकि उसको जरूरत पड़ रही है बाहर की गैस के साथ में डिफ्यूज करने की। ठीक है, अब बात ये आती है कौन ज्यादा डिफ्यूज करेगा, कौन कम डिफ्यूज करेगा। तो मैंने आपको कल भी एक क्वेश्चन करके बताया था कि कौन ज्यादा डिफ्यूज करेगा, वो ज्यादा डिफ्यूज करेगा जो हल्का होगा। एक मोटा आदमी है, एक पतला आदमी है, कौन ज्यादा दौड़ सकेगा और लोगों से मिल सकेगा, पतला आदमी। ठीक है, तो यहां पर भी बिल्कुल वैसा का वैसा है, जिसका मॉलिक्यूलर वेट जिस गैस का कम होगा वो ज्यादा तेजी से डिफ्यूज कर सकेगी, ज्यादा तेजी से वो विसरण कर सकेगी। ठीक है, तो एक दूसरे में मिश्रित होना ही हम लोग विसरण बोलते हैं, इंटरमिक्सिंग ऑफ टू गैसेस। ठीक है, एट आइडेंटिकल टेम्परेचर एंड प्रेशर इज नोन एज डिफ्यूजन। ठीक है, कल जैसे मैंने बताया था, है ना। तो मान लीजिए यहां पर दो गैसें भरी हुई हैं, और दो गैसेस के लिए वैसे हम लोग क्या करते हैं, विसरण की दर व्युत्क्रमानुपाती होती है किसके, उनके डेंसिटी, घनत्व के वर्गमूल के। ठीक है, द रेट ऑफ डिफ्यूजन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ देयर डेंसिटी। ठीक है, स्क्वायर रूट डेंसिटी के बराबर होता है। मान लीजिए आपको दो गैसें दी हुई है, ठीक है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। अभी हम लोग यहां पे ले लेते हैं कि R1
और R2, दो गैसें यहां पे दी हुई है। इसको ऐसे कर लो, एक गैस है R1, उसका घनत्व दिया हुआ है √D1, ठीक है। दूसरी गैस है R2, उसका घनत्व दिया हुआ है R/D2, ठीक है, 1/D2। और आपको बोला जाए बच्चों कि यहां पर दोनों का जो रेशियो है वो कितना होगा, R1/R2 इजिकल टू, यहां पर क्या होगा, अगर ये एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है तो ये होगा D2/D1, ये क्या होगा √D2/√D1, ठीक है। कल हम लोगों ने इसके साथ में एक और फॉर्मूला निकाला था, किसके साथ में, मॉलिक्यूलर वेट के साथ में, ठीक है। तो R1/R2 बराबर D2/D1, इसको मैं और क्या लिख सकता हूं, √M2/M1, मॉलिक्यूलर वेट है ना, आणविक भार। कल निकाला था हम लोगों ने कि R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है, सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है √M के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है √V के। कल निकाले थे हम लोग। डेंसिटी को अगर आप ओपन करोगे तो क्या आएगा, भार बटा आयतन आएगा, क्लियर। तो इस तरीके से हम लोगों को क्वेश्चंस करने हैं जब भी आपको इस तरीके से क्वेश्चन दिए जाए। डेंसिटी, और इसको मैंने आपको प्रेशर और आयतन के टर्म में भी बताया था, ठीक है। टेम्परेचर के टर्म में भी आप इसको ले सकते हो, आइडियल गैस इक्वेशन लगा सकते हो, है ना। तो आपको तो सिर्फ ये ध्यान रखना है, एक जो हमारा जो मेन लॉ है वो ये है, ठीक है, घनत्व के साथ में विसरण की दर का संबंध, या फिर डेंसिटी के साथ में रेट ऑफ डिफ्यूजन का रिलेशन, ये याद रखना है, बाकी सब अपने आप निकलते जाएंगे, ठीक है। तो अब इनसे हम लोग आगे क्वेश्चंस करेंगे। कैसे क्वेश्चंस आएंगे वो देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हीलियम एंड CH4 अंडर INT कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर विल बी। The ratio of rate of diffusion of helium and CH4 under identical condition of temperature and pressure will be, है ना। तो इंग्लिश मीडियम वालों को दिक्कत नहीं होगी इससे, हिंदी मीडियम वालों के लिए देख लो। यदि हीलियम एवं CH4 गैस के लिए मानक तापमान एवं दाब के लिए विसरण की दर का अनुपात क्या होगा, विसरण की दर का अनुपात क्या होगा हीलियम और CH4 मीथेन गैस के लिए विसरण की दर का अनुपात क्या होगा, ये आपको निकालना है बच्चों, ठीक है। हीलियम और CH4 गैस के लिए मानक तापमान और दाब के लिए विसरण की दर का अनुपात क्या होगा आइडेंटिकल कंडीशन में, ये किस तरीके से रेट ऑफ डिफ्यूजन शो कर सकेगी। तो हम लोगों ने एक फॉर्मूला देखा अभी जस्ट, ठीक है। क्या देखा कि R1/R2 बराबर हम लोग किसी का रिलेशन निकाल सकते हैं। अब भाई यहां पर हम लोग हीलियम और CH4 के बारे में जानते हैं सिर्फ, ठीक है। तो हमें पता है कि इसका घनत्व तो हमें दे नहीं रखा, डेंसिटी यहां पे दी हुई नहीं है। तो R1/R2 मैं क्या कर सकता हूं, यहां पर √M2/M1 ये लगा सकता हूं, क्योंकि मुझे गैस पता है तो उसका मोलिकुलर मास ही पता होगा, आणविक भार भी हमें निकाल सकते हैं इनका, ठीक है। तो यहां पर R1/R2 क्या है बच्चों, R1 यहां पर है हीलियम ले लो, और R2 यहां पर ले लो आप CH4। अब ध्यान रखो, अगर घनत्व आणविक भार इस तरीके से दे रखे हैं जैसे यहां पे दे रखे थे D2/D1, तो ये एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है। तो यहां पर R हीलियम अपॉन R CH4 है, तो यहां पर जो रूट में मोलिकुलर वेट आएगा वो किसका आएगा, CH4 का, और नीचे की तरफ किसका आएगा, हीलियम का, ठीक है।
तो रूट एम सी एच फोर कितना होता है बच्चों? ये होता है 16 और रूट एम हीलियम ये होता है 4। ठीक है, 4 चौक 16 और ये आ जाएगा रूट 4 मतलब कि 2। तो आर हीलियम बटा आर सी एच फोर ये हो जाएगा 2:1। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है बच्चों? इसका मतलब यह है कि जो हीलियम गैस है, हीलियम गैस इज 4 times faster diffused than CH4 गैस। मतलब कि हीलियम गैस CH4 गैस से 4 गुना ज्यादा गति से विसरण करेगी। 4 नहीं, 2 ही है ना, तो सॉरी बच्चों, 2 गुना ज्यादा है ना, मुझे लगा 4 है। 2 गुना ज्यादा गति से विसरण करेगी, क्योंकि यहां पर क्या लिखा हुआ है? आर हीलियम बराबर 2 इंटू आर सी एच फोर। क्या लिखा हुआ है ये? आर हीलियम बराबर 2 इंटू आर सी एच फोर। ठीक है, इसका मतलब यही तो हुआ। तो जो हीलियम गैस है वो उसकी जो विसरण की दर रहेगी या फिर वो डिफ्यूज जो होगी वो 2 गुना ज्यादा होगी। किससे? CH4 से। ठीक है, ये निकाल लिया हम लोगों ने वैल्यू। ये 16 है, ये 4 है, रूट 16 बराबर 4 और रूट 4 बराबर 2, तो 4/2 2। ठीक है, वैसे रूट 4 आ गया 2, तो ये 2:1 आएगा। तो हीलियम गैस CH4 गैस से 2 गुना ज्यादा गति से विसरण करेगी। क्लियर? इस तरीके से आपको क्वेश्चंस करने हैं। जब भी 2 गैस दी जाए, 2 गैस के बीच में कंपैरिजन कराया जाए, तो आपको इस तरीके से क्वेश्चंस करने हैं बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। द डेंसिटी ऑफ गैस A इज ट्वाइस ऑफ B। द डेंसिटी ऑफ गैस A इज ट्वाइस ऑफ B एट सेम टेम्परेचर। द मोलिकुलर वेट ऑफ गैस B इज थ्राइस दैट ऑफ A। द रेशियो ऑफ प्रेशर ऑफ गैस एंड B विल बी। चलो इसको मैं शॉर्ट में हिंदी मीडियम वालों को लिख देता हूं, किस तरीके से क्वेश्चन लिखा हुआ है ये। ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूं बच्चों। डेंसिटी ऑफ गैस A एंड B, मतलब डेंसिटी ऑफ गैस A जो है ट्वाइस ऑफ डेंसिटी ऑफ गैस B है। मतलब जो गैस A का घनत्व है वो B से 2 गुना ज्यादा है। गैस A का घनत्व B से 2 गुना ज्यादा है। ठीक है, और मोलिकुलर वेट ऑफ गैस B, मोलिकुलर वेट M मतलब आणविक भार, B गैस का आणविक भार A गैस के आणविक भार से 3 गुना ज्यादा है। ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, सिर्फ हिंदी मीडियम वालों के लिए कर रहा हूं मैं, है ना। A गैस का घनत्व B गैस के घनत्व से दुगना है। A गैस का घनत्व B गैस के घनत्व से दुगना है, और B गैस का आणविक भार A गैस के आणविक भार से 3 गुना है। थ्राइस लिखा हुआ 3 गुना है। ठीक है, आपको क्या निकालना है? द रेशियो ऑफ प्रेशर ऑफ गैस A एंड B विल बी। ठीक है, तो आपको निकालना है PA और PB का रेशियो। ठीक है, आपको निकालना है द रेशियो ऑफ प्रेशर ऑफ गैस A एंड गैस B विल बी। ठीक है, तो ये आपको मैंने समझा दिया हिंदी मीडियम वालों को। आपको क्या करना है, ये वैल्यू देख के आपको आंसर लेके आना है। अब मेरे पास में ना तो गैस का नाम दिया हुआ है, ना उनके मुझे मोलिकुलर वेट पता है। सिर्फ मोलिकुलर वेट में रिलेशन, डेंसिटी में रिलेशन, घनत्व में रिलेशन दे रखा है और आणविक भार में रिलेशन दे रखा है, संबंध दे रखा है। और हमें यहां पर इन दाब का क्या निकालना है? प्रेशर निकालना। तो देखो बच्चों, सबसे पहले तो देखो कि जो R है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/√D के। ठीक है, और मैंने आपको बताया कि रूट ये रो इज इक्वल टू होता है PM/RT।
ठीक है, रो इज इक्वल टू होता है PM अपॉन RT। क्लियर? तो अगर मैं इसको यहां पे अप्लाई करना चाहूं, D इज इक्वल टू ये D इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है और इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है, ठीक है, लेकिन ये एक दूसरे के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है, P और M। तो अगर मैं यहां पे लिखूं रूट M, तो यहां पे ये आएगा रूट M और यहां पर आएगा P। क्लियर? तो अगर मुझे लिखना हो यहां पर RA अपॉन RB, तो ये आएगा PA अपॉन PB इंटू रूट MB अपॉन रूट MA। ठीक है, रूट MB अपॉन रूट MA, क्योंकि ये एक दूसरे के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसको इधर लेके जाओ, देखो एक दूसरे का पता पड़ जाएगा आपको, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। ठीक है, अब देखो बच्चों, MB बराबर आपको दे रखा है 3MA, MB बराबर आपको दे रखा है 3MA, तो यहां पर आप क्या डाल लोगे 3MA, मतलब इसको लिख दो आप, चलो न्याय कर ले सोल्व इसको। RA अपॉन RB आपको नहीं दिया हुआ, तो आपको दे दिया हुआ डेंसिटी, डेंसिटी इज इक्वल टू रूट DB अपॉन रूट DA। ठीक है, इसका रेशियो आपको दिया हुआ है कितना, DA अपॉन DB 2:1, तो ये हो जाएगा 1:2। DB अपॉन DA, DB अपॉन DA ये हो जाएगा DA अपॉन DB 1/2। तो DB की वैल्यू आपको दे रखी है, सॉरी 2/1, DA की वैल्यू दे रखी है 2, हाँ तो 1/2 होगा, 1/√2 इज इक्वल टू PA अपॉन PB का मुझे क्या निकालना है, रेशो निकालना है, इंटू रूट B और रूट MA, रूट MB, MB अपॉन MA आया 3:1, √3 और √1। ठीक है, तो आप देखो इसको सोल्व करो, तो ये PA अपॉन PB इज इक्वल टू, बच्चों देखो यहां पे नीचे आएगा ये 1/√2 इंटू 3, तो ये आ जाएगा 1/√6, 1/√6। क्लियर? तो ये आपके पास में क्या निकल के आ जाएगा, रेशो निकल के आ जाएगा बच्चों, ये आपके पास में रेशो निकल के आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द टू गैस NH3 एंड HCl विल डिफ्यूज फास्टर एंड बाय व्हाट फैक्टर। फिर से बिल्कुल वैसा का वैसा क्वेश्चन है, एक बार हिंदी मीडियम वालों के लिए क्वेश्चन लिख देता हूं मैं। दो गैस है NH3 एवं HCl, दोनों में से कौन ज्यादा गति से विसरण करेगी एवं कितना करेगी, विसरण करेगी एवं कितना करेगी। ठीक है, तो फिर से बिल्कुल वही R NH3 अपॉन R HCl, ये आ जाएगा आपके पास में रूट M HCl अपॉन रूट M NH3। तो रूट M HCl मतलब कि 36.5 और रूट M NH3 मतलब कि 17। क्लियर? NH3 का आणविक भार मॉलिक्यूलर वेट होगा 17, तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा 1.46। इसका मतलब R NH3 जो है HCl की R से, मतलब डिफ्यूजन ऑफ NH3 इज 1.46 टाइम फास्टर देन HCl। ठीक है, NH3 की विसरण की दर RCl के विसरण की दर, मतलब HCl के विसरण की दर से 1.46 गुना ज्यादा होगी।
ठीक है, ये रिलेशन आया। क्लियर? तो इस तरीके से हमें सारे क्वेश्चंस करने हैं बच्चों, ठीक है। आगे और भी हम लोग क्वेश्चंस करेंगे अगले लेक्चर में, तो तब तक बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।